वेलकम टू एकेडमिक वैरागी। यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी देखते हैं। बुक लिस्ट, सोर्सेस, हालांकि मोस्टली जो है ये सेम ही रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं इस एग्ज़ाम को आप सेल्फ स्टडी से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले पैटर्न आपको पता ही है, दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 OMR होता है, जैसा CDS आप देकर आए होंगे, और ये 250 नंबर का होता है। 125 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स, यानी कि 250 मार्क्स का पेपर 1 हो गया। और पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। इसमें आपको कुछ एस्से, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक और चीज़ प्रेसी राइटिंग, ये क्वेश्चन करने होते हैं इसमें। ये होता है 200 नंबर का। टोटल हो गया हमारा 450 नंबर। तो हम इसमें सिर्फ पेपर 1 डिस्कस करेंगे, पेपर 2 अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे वरना लंबा हो जाएगा। और रिटर्न के बाद ये चीज़ होती है PST, PET यानी फिज़िकल, मेडिकल, और उसके बाद 150 मार्क्स का इंटरव्यू। और आपका मेरिट लिस्ट जो है वो रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला करके मेरिट बनती है। तो हम पेपर 1 देखना चालू करते हैं। पेपर 1 देखिए OMR है, GK आएगा, लगभग CDS जैसा पेपर है, लेकिन इसमें आपको सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाने हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते कि कुछ पढ़ा, पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ लिया, चल दिए। तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले कट ऑफ देख लें कि आखिर नंबर लाने कितने हैं। तो 2019 से मैंने यहाँ लगाया है, और 18 का नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ बहुत ही कम थी, तो उसको हम नहीं देखना चाहते हैं। हम इन 4 चीज़ों को देखेंगे। और यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा वैकेंसी, क्योंकि इसमें कट ऑफ डिपेंड करेगी किस पे, वैकेंसी पे। ये जनरल की कट ऑफ मैंने लगाया है क्योंकि जब भी हम कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं तो हम सीधा जनरल की कट ऑफ देखते हैं और उस हिसाब से पढ़ाई करना चालू कर देते हैं। जनरल और OBC में पूरी तरीके से इक्वल है व्हेन इट कम्स टू पेपर किसका, UPSC CAPF। चारों सीज़न आप देख लेना, चारों में बराबर है। 0.6, 0.2 मार्क्स किसी एक पेपर में, मेरे ख्याल से 2019 में 0.6 मार्क्स कम है, वरना जनरल एंड OBC बोथ आर सेम। 2019 की ये बात है। पेपर 1 की कट ऑफ यहाँ पे लिखी हुई है। ये है पेपर 1 + 2 की कट ऑफ, और ये है फाइनल मेरिट, यानी कि तीनों मार्क्स को मिला के। तो हम अभी पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं, तो हम पेपर 1 की कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि जितने ज़्यादा मार्क्स हो सकें उतना हम पेपर 1 में लाएं, ताकि हमें पेपर 2 में कम आए तो भी चल जाए, इंटरव्यू में मार्क्स कम दें तो भी चल जाए। 2019 में 118 कट ऑफ, वैकेंसी वॉज 330। 2020 210 वैकेंसी, 118 कट ऑफ। यहाँ पे कट ऑफ कम थी, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को पता चल गया CAPF एक बढ़िया एग्ज़ाम है, इसको प्रिपेयर करके निकाला जा सकता है। और अब कट ऑफ आपको दिख ही रही है स्क्रीन पे। वैकेंसी वॉज 171 इन 2021, और ये हमारे टाइम पे 2022 की ये बात है। कट ऑफ वॉज 138। फिर यहाँ पे वैकेंसी देखो कितना बढ़ गई, 171 के कंपैरिजन में 233 तो बहुत ज़्यादा है। तो हमें भी लग रहा था कि कट ऑफ इस बार कम जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो कट ऑफ कितनी गई, 135। तो एक रफ एस्टिमेशन अगर लगाएं तो आपको क्या लग रहा है, कितने मार्क्स आपको पेपर 1 में चाहिए? क्या हम 140 कह लें? 140 इज़ द मिनिमम मार्क्स वन शुड टारगेट। इससे कम में तो आप सोच ही नहीं सकते। जैसे बहुत लोग 120 इस बार के पेपर में आ रहे हैं, तो वो इसी फिराक में है कि 120 में भी कट ऑफ क्लियर हो सकती है, शायद हो जाए। लेकिन 140 लगभग ये कट ऑफ है, तो आपको 160+ टारगेट आपको करना चाहिए पेपर 1 में। तो ये बात हो गई कट ऑफ की। ये सब्जेक्ट आपने पहले ही देख लिया होगा। यहाँ पे एवरेज क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको सब जोड़ लेना। पॉलिटी में लगभग 10-12 क्वेश्चन, साइंस में 25 से 28 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 18 से 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री में भी ऐसे 18 से 20 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स अब बढ़ रहा है, पहले बहुत कम आते थे, 3, 4, 7, 8, 9, 10, अब गया 10 से 12। चाहे आप CDS देख लो, चाहे आप CAPF देख लो, इकोनॉमिक्स अब बढ़ रहा है। करंट अफेयर्स लगभग 15 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग 12-15 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट के 4-5 क्वेश्चन, और सबको जोड़ लेना। अगर कम पड़ रहा हो तो मिसलेनियस में ऐड कर देना कुछ क्वेश्चन, क्योंकि फिक्स नंबर थोड़ी ना होता है। पॉलिटी में मेरे ख्याल से इस बार 9 ही क्वेश्चन आए थे। तो मेजर पोर्शन है हमारा साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स क्योंकि ये ईजी है। अगर ईजी आपको नहीं लगती तो आप सीख लेंगे तो ईजी हो जाएगी। तो अब हम चालू करते हैं। बुक लिस्ट देखना, जो कि लगभग सेम रहेगी सभी की। 80% सोर्सेस तो सेम ही रहेंगे,
पर हाँ, उनको पढ़ने की या एग्ज़ाम को किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं, स्ट्रेटजी हर एक शख्स की जिसने पेपर निकाला है उसकी अलग अलग हो जाती है। तो जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें मेरी स्ट्रेटजी जैसा आप समझ सकते हैं, आपके लिए हो सकता है काम करे ना करे, तो आपको अपने हिसाब से देखना है। और एक अप्रोच जो मैं बताना चाहता हूँ कि कंटेंट देन एमसीक्यू। आप डायरेक्ट एमसीक्यू मत लगाओ कि भाई एमसीक्यू लगाए जा रहे हैं वीडियो से, या फिर जैसे आप सीखते हैं ना कि एमसीक्यू से आपने चीज़ें सीख लिया, वो सीडीएस एफकेट के लिए ठीक है, सीएपीएफ के लिए आपको बुक्स तक आना होगा। इसलिए सबसे पहले आप पूरी तरीके से कंटेंट पढ़ेंगे उसका, पॉलिटी का, कि भाई मैंने ये पढ़ लिया, अब उसके एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं याद है, ये चीज़ छूट गई है। इसलिए आपको सबसे पहले कंटेंट पढ़ना है। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी, एक ही बुक, एम लक्ष्मीकांत। ये रही प्लेलिस्ट, किसी स्टडी आईक्यू के टीचर की है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, वरना खुद भी पढ़ सकते हैं। कौन कौन से चैप्टर किस ऑर्डर में पढ़ना है, उस चैप्टर के बाद कौन से पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स में बिल्कुल बेकार है, पढ़ना ही नहीं है, वो मैंने इस वीडियो में काफ़ी पहले बताई थी, तो दोबारा वीडियो क्यों बनाना। ये रही, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है, किन चैप्टर्स के बाद कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। उसको देख लेना और उन सारे चैप्टर को चैप्टर वाइज ख़त्म करते हुए पॉलिटी को ख़त्म कर देना। साइंस 9th and 10th ओनली, क्यों? क्योंकि इनका ROI अच्छा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने जब अपना पढ़ा था तो मैं 6 to 10 पूरा ही पढ़ा था, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, पढ़ने के बाद पता चला। मैंने बचपन वाली स्टाइल चालू किया, 6th का पढ़ा, 7th पढ़ा, 8th पढ़ा, 9th पढ़ा, 10th पढ़ा। इतना पढ़ने के बाद पता चला कि यार क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन 11th 12th के, ये कोई फ़ायदा नहीं था पढ़ने का। तो पहले आप 9th and 10th कर लेना। अगर बहुत टाइम बचे, बहुत आपको चुल हो और टाइम बहुत ज़्यादा बची हो, तो आप क्या करना, 6 to 8 कर लेना, वरना 9th and 10th ओनली। कौन सी बुक? NCERT। बायो छोड़ना नहीं है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बायो, अरे यार, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। और ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की लगभग कंप्लीट है। बायो के सिर्फ एक ही चैप्टर मैंने इसमें डाला है, तो अगर कोई पहले से हो इस चैनल पे तो उसे पता होगा कि मैं कुछ कंटेंट भी डालता हूँ। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स, साइंस के लिए आप इन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। चाहे तो पहले देख के पढ़ लो, चाहे पढ़ने के बाद देख लो, या तो सिर्फ प्लेलिस्ट पे रिलाई कर सकते हो। लेकिन CPF है तो आपको एक बार NCERT भी पढ़ लेनी चाहिए। CDS के लिए तो आप नहीं भी पढ़ोगे NCERT, आराम से काम हो जाएगा, सिर्फ प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो आप साइंस मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो फिज़िक्स की वीडियो आप यहाँ से देख के सीख सकते हैं। ज्योग्राफी, सिर्फ और सिर्फ 6 to 12 की NCERT, 6th 7th 8th 9th 10th इसको आपने पढ़ा। और जो उसमें फालतू चीज़ है, जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें नहीं याद की थी, वो आपको पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा कि यार इसको याद करने का इतना फ़ायदा नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो। जैसे कि वो मिनरल वाला था कि बॉक्साइट यहाँ मिलता है, ये जमशेदपुर में मिलता है, ये मैं बाद में याद करता अगर मेरे पास और टाइम होता तो 10th का एक वो चैप्टर था जो मैंने थोड़ा कम पढ़ा था। क्यों कम पढ़ा था? क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन आपको सब पढ़ना है 6 to 10th, और पूरी तरीके से स्पेशल फोकस आपका होगा 11th की 2 किताब पे, दैट इज़ फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है, 6 to 12 पूरा पढ़ना है। तो 6 to 10th में इतना टाइम नहीं लगता है ना। 6 पतली पतली बुक है। जो असली जो मेजर है, जैसे कि हमने 9th 10th की फिजिक्स याद करो और 11th 12th की फिजिक्स याद करो, कितना जंप है ना। वैसे ही 6 to 10th की ज्योग्राफी बड़ी जल्दी आप निपटा देंगे 2-3 मिनट में, मतलब समझ जाओ। और 11th में आपको टाइम लगेगा। 11th ही कोर है ज्योग्राफी का जो आपको पढ़ना है। और 12th भी भूलना नहीं है। 12th की 2 बुक है और ईजी बुक है। ये मुझे बिल्कुल साइंस सही लग रहा है। 11th की फिजिक्स टफ, 12th की फिजिक्स आसान। वैसे 11th की ज्योग्राफी थोड़ी सी टफ मतलब जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो एकदम नया है, फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, कैसी है, वो यहाँ पे 12th में थोड़ी सी वैसी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। 12th की 2 बुक है, 11th की 2 बुक है, और 6 to 10 सभी की 1 बुक है। सब कुछ पढ़ लेना है, यहीं से पेपर आएगा। स्पेशल फोकस कहाँ होना चाहिए आपका? 11th पे। और 12th की 2 बुक कोई छोड़ेगा नहीं यार, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इन 2 किताबों से। हिस्ट्री तो कई जगह से आती है, स्पेक्ट्रम हो गया, आलतू फालतू हो गया, कहीं और से हो गया। जो सबसे रिलायबल सोर्स है और जो मैंने भी फॉलो किया था वो यही था, 12th की NCERT। स्टिक टू NCERT यार, UPSC का एग्जाम है, NCERT पढ़ो। 12th की NCERT, उसका नाम है थीम्स। कई लोग पूछते हैं थीम्स है क्या? 12th की NCERT का नाम है यार थीम्स।
थीम्स 1, 2, 3 दैट इज एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। 3 एनसीईआरटी, इन्हीं को पढ़ो। जितने भी क्वेश्चन आने, मान लो 10 आने हैं, तो 50% यहाँ से आपको आ जाएगा। तो 50% आ जाएगा तो क्यों ना हम इसी को पढ़ लें। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप थीम्स को पढ़ो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीईपीएफ डेडिकेटली। और कुछ चीज़ें आपको लूसेंट की जो जीके वाली बुक है, यहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि पीवाईक्यू में आपने देखा कि ये वाली चीज़ पूछते हैं ये लोग, ग्राम सभा, फलाना सभा, और ये हिंदू क्या कहते हैं इसको, अरे यार स्लिप हो गया, हिंदू महासभा, ये सारी जो चीज़ें, इनके फाउंडर कौन थे, ईयर कौन था। तो अब ये एनसीईआरटी में कौन ढूंढेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल दी हुई है। तो जो पीवाईक्यू जो आप सॉल्व करेंगे, आपने देखा कि भाई ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो चीज़ें हिस्ट्री के आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। कब, थीम्स को पढ़ने के बाद। व्हाट इज थीम्स, 12th की एनसीईआरटी 1, 2, 3 ये आपको पढ़ लेना है हिस्ट्री के लिए। इकोनॉमिक्स मैंने बहुत देखा है, जब मैं अपने टाइम पे प्रिपेयर किया था जब मैंने, तो बहुत सारे लोगों ने यही सजेस्ट किया मैक्रो पढ़ो, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। तो शायद मैक्रो से क्वेश्चन ज़्यादा आता हो, इसीलिए लोग मैक्रो सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने दोनों पढ़ा था। क्यों, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नहीं याद है तो आप देख लेना, मेरे ख्याल से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वाला जो है, एक बार ग्राफ का भी कुछ आया है, वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिलेगी। तो 12th की 2 एनसीईआरटी है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ मैक्रो पढ़ लो, जिसमें मेजर चीज़ें आ जाती हैं, वरना आपको 12th की 2 बुक है, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपको पढ़ना है 12th की एनसीईआरटी से। और कुछ मिसलेनियस चीज़ें, जैसे कि 5 ईयर प्लान्स पे क्वेश्चन बहुत आता है, दामोदर हारोडाल कौन सा वो था मॉडल, 5 ईयर प्लान। अभी मेरे ख्याल से सीडीएस से सीपीएफ में भी आया था अभी 4th ईयर 5 ईयर प्लान में, किसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस में हुआ, गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान में दिया गया। तो इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा आपको, इसमें 12th में नहीं मिलेगा, तो ये पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि 5 ईयर प्लान इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सीएपीएफ, वो आपको यूट्यूब से या विकीपीडिया से आपको सीख लेना है 5 ईयर प्लान्स। कुछ स्टैटिक चीज़ें, कुछ मिसलेनियस चीज़ें जो इधर उधर से आ जाती हैं, वो आपको अदर एग्जाम में भी काम करेंगी। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है, सीडीएस सीपीएफ देते हैं, एज़ पर पीवाईक्यू आपको पता चल जाएगा कहाँ से जैसे मिसाइल आती है, कौन कौन सी मिसाइल है। एक वो है क्या कहते हैं, आकाश, त्रिशूल, और जो समुद्र से मारते हैं। आप सारी मिसाइल देख लेना, हाइपरसोनिक वाली, सुपरसोनिक वाली, और ब्राह्मोस, इन सारी चीज़ों को भी आपको पढ़ लेना है। स्टैटिक के अंदर ये आएंगी। ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स आपको पता है, यूनेस्को का यहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा, जितने हेडक्वार्टर हैं वो आपको पढ़ लेना है। डिफेंस की एक्सरसाइजेस कैसे भूल सकते हो यार, डिफेंस एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो। प्रीति बांग्लादेश की है, अच्छी लगती है, तो संप्रीति बांग्लादेश का है, ये मैंने किसी वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी। गरुण शक्ति इंडोनेशिया, ये सारी जो डिफेंस की एक्सरसाइजेस है ये आपको पढ़ लेना है, काम हो जाएगा। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, देखो जिनकी मैथमेटिक्स जिनको आती है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही ईजी आते हैं, इसमें बहुत ईजी आते हैं। ऐसा हो सकता हो एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना हो। कंडीशन क्या है, मैंने पहली कंडीशन बोली, अगर आपको मैथ्स आती है तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है, और अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो आपको वो चीज़ें सीख लेना है, और उसके बाद आपको भी परेशान नहीं होना है। सीखेंगे कैसे, पीवाईक्यू इज़ द की। कोई RS अग्रवाल, फलाना अग्रवाल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शीट्स हैं टॉपिक वाइज जो मैंने टेलीग्राम पे भी डाली है, अगर आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं। हर टॉपिक के 60 क्वेश्चन हैं, 15 15 15 45 ही हो रहा है, चलो 45 कर लो। तो जो आपको पीवाईक्यू देखना है, जो टॉपिक आते हैं उन टॉपिक को आप देखो, उनको सीखो यूट्यूब से कि भाई इसको करते कैसे हैं, और दैट्स इट, सिर्फ इतना ही करना है। पीवाईक्यू का यूज़ करना है और मैथ्स आपको वहीं से सीख लेना है, पीवाईक्यू ही लगाना है बस। इसमें मैथ्स सीडीएस की तरह टफ नहीं आती है कि बहुत ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली आ गई, या 10-12 न्यूमेरिक वाली चीज़ें आती हैं, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये आ गया, और थोड़े बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन पहले आया करते थे। तो जिसके पास टाइम हो तो वो सीख लेना, वो पीवाईक्यू से देख लेना क्या क्या चीज़ें सीखनी है। पूरी मैथमेटिक्स आती है, 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं कि ये है यहाँ ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो कर ही लोगे यार, रीजनिंग है, थोड़ा बहुत सीख लेना।
एक ये कई साल पहले पीवाई की जो आप देखोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस। तो ये सीख लेना कैसे काउंट करते हैं। कहाँ से सीखना है? पीवाईक्यू से। क्या कुछ और करने की ज़रूरत है? नहीं। किसी को बहुत ज़्यादा करना हो तो टेलीग्राम पे मैंने एक शीट डाली है जिस विच कंटेन्स द क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आंसर भी है ही, और इन्हीं शीट्स को मैंने इसमें सॉल्व कराया। तो सारे टॉपिक्स तो मैं नहीं बना पाया, लेकिन 5 जो मेजर टॉपिक हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, एफकेट, सीडीएस, सीएपीएफ, सीसेट, बाकी और कहीं भी एग्ज़ाम में, तो आप इस प्लेलिस्ट से मैथमेटिक्स सीख सकते हो कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। नहीं तो आप कहीं और से भी सीख सकते हो यार, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं। करंट अफेयर्स देखो, बहुत सब लोग पूछते हैं भैया इस वाले महीने में एग्ज़ाम है तो कहाँ तक करें। बहुत ही सिंपल सा रूल है। इफ़ एग्ज़ाम आपका अगस्त में है मान लेते हैं, इसके पहले वाला महीना छोड़ दो और पीछे से जितना तुम्हारे पास दम हो उतना कर लो। 4 महीने का दम हो तो 4 कर लेना, 6 का दम हो तो 6 कर लेना, किसी के पास 12 महीने का दम हो तो 12 कर लेना। सबसे ज़्यादा जो हिट लिस्ट में है 95% लोग लगभग 6 महीने का प्रिपेयर करके जाते हैं। जहाँ लेकिन जो पेपर 2 है उसके लिए आपको पूरा 1 साल का आपको जायज़ा लेके जाना चाहिए कि कोई मेजर इवेंट तो नहीं हुआ, तो उस पर आप ऐसे लिख लो, आर्ग्यूमेंट लिख लो, रिपोर्ट लिख लो। लेकिन फॉर पेपर 1, फॉर OMR काइंड ऑफ एग्ज़ाम आप 6 महीने का कर लो, बहुत है। यानी कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इतने आपको करंट अफेयर्स करने हैं। किसके लिए? पेपर 1 के करंट अफेयर्स के लिए। ये 3 महीने थोड़े से हिट लिस्ट में हैं, इनको थोड़ा और अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। यकीन ना हो तो आप क्या करना, क्योंकि मैंने पहले चेक किया था कि भाई किस महीने से ज़्यादा आते हैं, तो पिछले 2 पेपर चेक किए थे, तो दोनों में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो मोस्टली इन्हीं महीने के थे। तो यानी मैंने ऐसा मान लिया, हो सकता है 2 क्वेश्चन यहाँ के भी आते हैं, 2 क्वेश्चन दिसंबर के भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे इन 3 महीनों से। तो इन 6 महीनों को आप 3 छोड़ो, आपके पास टाइम है ना यार काफ़ी। इन 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है। बहुत ज़्यादा फोकस आपको देना चाहते हो तो यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, पीछे वाले 4 महीने पे स्पेशल फोकस दे देना जाने से पहले। कैसे करना है? क्या रोज़ उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना है? पढ़ लेना। यूट्यूब जिंदाबाद। सबसे पहले यूट्यूब पे टाइप करो जनवरी 2024 करंट अफेयर्स, 1 शॉट। जो लड़का ठीक लगे, जो टीचर ठीक लगे। मैं तो यार ऐसा देखता था कि 30-40 मिनट में जो बता दे कि मेजर चीज़ें मुझे समझ आ जाएं यूट्यूब से कि अच्छा इस महीने में ये हुआ है, वेरी गुड, अब मैं देख लूँगा। सबसे पहले मैं देखता था यूट्यूब से कोई भी एक वीडियो, कोई भी जो अच्छा लगे, और किसी एक कोचिंग की मैगज़ीन मैंने यूज़ किया था अपने टाइम पे ग्रेडअप, और उसके बहुत सारे पेड आंसर लिखे थे क्योंकि मुझे मिलते थे। तो अगर आपको मन हो तो आप ले सकते हैं, वरना और भी अब तो डिफेंस की इतनी सारी कोचिंग है, उनकी ले लोगे तो और अच्छी है, क्योंकि उन्होंने डिफेंस वाले एग्ज़ाम को ही ध्यान में रखते हुए वो मैगज़ीन बनाई होगी। तो कोई भी किसी भी एक कोचिंग की आप मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भागना है कि इस वाले की भी पढ़ रहे हैं मैगज़ीन, इस वाले की भी पढ़ रहे हैं, पता चला वहाँ उनकी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हो यार इतना? एक पढ़ो, 3-4 प्रश्न आ जाएंगे, बहुत है। और करंट अफेयर्स को लिंक्ड करना है वो तो आपको पता ही है। जैसे मान लो कि साइक्लोन आ गया, तो आप थोड़ा सा देख लेना कि साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। उनकी स्टैटिक चीज़ें जो है करंट अफेयर्स में जो चल रही हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। कहीं वॉल्केनो एरप्ट हो गया तो वॉल्केनो देख लेना कि सिंड्रा है, क्लेडरा है, और एक में ऐश निकलता है, किसी में कुछ निकलता है। तो वो तो आप समझ ही रहे हो कैसे करना है। अब पेपर 2 के लिए आपको थोड़ी बढ़िया मैगज़ीन चाहिए, जो कि है विजन IAS की मैगज़ीन है। इसमें दिक्कत यह है कि थोड़ी लेट ये लोग डालते हैं। तो पेपर 2 के लिए आपको इसका यूज़ करना है, जो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। और जब आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे होंगे, पेपर 2 प्रिपेयर करेंगे, तब कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो इस मैगज़ीन से। अभी वो हम नहीं देखेंगे, हम पेपर 2 में देख लेंगे बाद में। पर मेनली आप किसी भी एक कोचिंग की मैगज़ीन से कर सकते हो। पेपर 1 की बात हो रही है, पेपर 2 की नहीं। पेपर 2 के लिए तो आपको थोड़ा सा ज्ञान चाहिए कि भाई लिखेंगे क्या वहाँ, गाना थोड़ी लिखेंगे। तो ये कहानी थी करंट अफेयर्स की। हाँ, ये रही मैगज़ीन, आप देख सकते हैं, फ्री होती है, गूगल पे डाल दोगे मिल जाएगा। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ये ज्योग्राफी का ही थोड़ा सा पार्ट हो गया। तो NCERT 12th क्लास की बायो जो हम लोगों ने नहीं ली थी या किसी ने ली थी,
लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं वो इकोलॉजी है, पहला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वो छोड़ देना, वो मैंने पढ़ा, फालतू मेहनत की, कोई मतलब नहीं दिखा उसका। फिर जो लास्ट के ये 3 हैं वो इकोलॉजी है। मेरे ख्याल से एक ज़ेराच वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था, ज़ेराच जहाँ पानी कम होता है ऐसा कुछ, वो यहीं था। आप इकोसिस्टम या ये इकोलॉजी पढ़ के सीख सकते हैं, यहाँ से आप एनवायरनमेंट पढ़ लेंगे। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको एक भी सब्जेक्ट इसमें छोड़ना नहीं है। CAPF है और यही अंतर है इसमें कि आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं अगर आपको निकालना है एग्ज़ाम तो। क्योंकि आपने अगर मेजर चीज़ें पढ़ लिया, आपने इकोनॉमिक्स छोड़ दी और आपने करंट ठीक से नहीं किया, मैथ्स एप्टीट्यूड के आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, आपने पढ़ा क्या, सिर्फ पढ़ा आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी, और साइंस में भी आपने बायो थोड़ी हल्की हल्की सी पढ़ी, तो आपके मार्क्स वहीं आएंगे जहाँ ज़्यादातर लोगों के आ रहे हैं। कट ऑफ से पार होने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट इसमें कवर करने चाहिए। तो अब मैं अपनी तरफ से अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी बता दूं या मेरी क्या लर्निंग रही है या मेरे क्या व्यूज़ हैं, तो देखो मैंने कैसे किया था। सबके लिए अलग अलग काम करेगी जो स्ट्रेटजी है, पैटर्न है। मैं तो यार 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम वाला आदमी था कि अगर मैं जैसे ये पढ़ रहा हूँ मैथ्स, तो 2-4 दिन मेरी मैथ्स ही चलेगी। ज्योग्राफी चल रही है तो 2-4 दिन ज्योग्राफी ही चलेगी। 10 से 12 ज्योग्राफी, 2 से 4 मैथ्स, 6 से 8 इंग्लिश। ये अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप वैसे ही पढ़ना। इट मे और मे नॉट वर्क फॉर यू, डू वॉट यू फील इज़ राइट फॉर यू। अगर आप ऐसे स्लॉट बना के करते हैं तो आप वैसे करना, लेकिन यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कैसे किया है तो मैंने ऐसे किया था। पर हाँ, ये इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है किसी दिन मेरा मूड ना हो तो मैंने कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ लिया होगा। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता था यार पढ़ाई के लिए। आई स्टिक्ड टू NCERTs, बहुत ही फैंसी बुक। मैंने GC लियोंग भी मज़े में, जब मैंने देखा कि अच्छा GC लियोंग भी पढ़नी पड़ती है ज्योग्राफी के लिए, मंगा लिया था। मैंने नहीं देखा उसे। हाँ, लैंड फॉर्म्स वाले चैप्टर मैंने हल्का सा देखा था क्योंकि लैंड फॉर्म्स से क्वेश्चन 20 में 21 में आ रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से NCERT, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस की, इकोनॉमिक्स की, सब और सब NCERT, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि आपको NCERT ही पढ़नी पड़ेगी। और मैंने कहा है बुक्स को रेफ़र किया था, यूट्यूब को नहीं। यूट्यूब तब देखा था जब किसी की ज़रूरत पड़ी। जैसे मान लो कोई कॉन्सेप्ट है, ये मज़ा नहीं आ रहा, ज्योग्राफी का नया है मेरे लिए, तो मैंने यूट्यूब पे उसका वीडियो देखा कि अच्छा ये कहना चाहता है। इस तरीके से सिलेबस जल्दी कंप्लीट होता है और आपको अपने से करना पड़ेगा कि भाई मैं ये पढ़ूंगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसका वो पोर्शन यूट्यूब से देख लिया। मैंने ऐसा किया था। किसी भी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को, किसी भी पर्टिकुलर यूट्यूब के कोर्स को या फिर MCQ सीरीज़ को हार्ट एंड सोल से, पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से फॉलो नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ बुक्स को किया था। जहाँ ज़रूरत लगती थी उसके लिए मैंने यूट्यूब देखा, उसके लिए मैंने MCQ देखा, ऐसा किया होगा। आई वॉज चूजी, आई वॉज द ड्राइवर, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सेट किया था कि मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है और उसके लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत लगी वहाँ से हुआ। आप किसी से पूछ लेना जितने लोगों ने CPF निकाला है, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि मैंने ऐसे निकाला है। आपको बुक्स तक आना होगा यार। CDS और CPF में थोड़ा अंतर है, आप माने चाहे ना माने। CPF के लिए आपको बुक्स तक आना होगा और यूट्यूब का सहारा लेना होगा अपने अकॉर्डिंग। यू शुड बी चूजी, यू हैव टू बिकम द ड्राइवर। आप पूरा मत फॉलो करते जाओ, वरना फिर CPF 2024 की जगह CPF 2025 का टारगेट करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जहाँ ज़रूरत पड़े थोड़ी बहुत चेंज थी। और PYQs बहुत लगाए थे यार। लगाने का मतलब है ये नहीं कि मैं चेक नहीं करता था कि मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं, एज अ कंटेंट पढ़ता था इसे कि अच्छा ज्योग्राफी में ये वाले क्वेश्चन PYQ में आते हैं, ठीक है, इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। PYQ और मॉक का डिफरेंस है, वो आपको ध्यान में रखना है। मॉक, PYQ का एज अ मॉक मत यूज़ करना, PYQ को एज अ स्टडी मटेरियल यूज़ करना है कि हाँ भाई ज्योग्राफी का ये सवाल आता है, अच्छा ठीक है, यानी ये पढ़ लेता हूँ। ये क्या है, सेंट्रल अफ्रीका, मसोले, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है, समझ गया, इसको पढ़ना है। PYQs कौन कौन से? PYQs CAPF के, CDS के, और यही 2 कर लो। पर NDA का भी थोड़ा बहुत मैंने किया था,
CISF LDC का भी किया था, पर इसको अभी आप मत करो, ये दो तो पूरे कर लो, CPF CDS को, और टाइम हो तो NDA और CISF के भी आप PYQ कर सकते हो, क्योंकि इनके क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो अगले जन्म में, अगले साल किसी और एग्ज़ाम के सवाल बन जाएंगे, जिसने PYQ ठीक से एनालिसिस किया है। अच्छा, एक PYQ मैंने वीडियो भी डाली है, द सीक्रेट्स ऑफ PYQ करके, वो आप जरूर देख लेना कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जब मैंने प्रिपेयर किया तो लोगों ने, मतलब जो मैंने यूट्यूब से सबकी वीडियो देख के सीखी कि नोट्स बनाना है 3 रीडिंग के बाद, जो कि मुझे ठीक नहीं लगी, क्योंकि मैंने 3 रीडिंग की किसी चीज़ की, तो भाई ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, ऐसे तो फिर साल बीत जाएगा सबकी 3 रीडिंग में। तो मैंने 2 रीडिंग के बाद ही थोड़े बहुत पॉइंट नोट्स बना लिए थे। अगर आपको लगता है ये 3 रीडिंग के बाद बनाना चाहिए तो आप 3 के बाद बनाना, आपको लगता है 4 के बाद बनाना चाहिए तो 4 के बाद बनाना। मैंने 2 के बाद बनाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार यहाँ बस मैं यही तो लिखना है, और वापस से आपको जब रिवाइज़ करना है तो बुक से ही करना है, उसको आपको हेल्प ले लेनी है शॉर्ट नोट्स को अपने बगल में रख के कि अच्छा ठीक है इसमें ये भूल रहा था। नोट्स ऐसे बनाना है, पूरी पब्लिकेशन नहीं छापनी है कि नया फिर से आपने NCERT लिख दिया सब कुछ, बहुत ही पॉइंट नोट्स में। क्योंकि ये बात नोट्स बनाते वक्त आप ध्यान रखना कि मैं वापस नोट से रिवाइज नहीं करूँगा। क्या कह रहा हूँ मैं, इज़ इट कन्फ्यूजिंग? नो, फिर से देखते हैं। नोट्स बनाते वक्त आप ये ध्यान रखना कि मैं वापस नोट से नहीं रिवाइज़ करूँगा, मैं रिवाइज़ करूँगा वापस बुक से ही। तो इतना क्यों लिखना, तो आपको ऑटोमेटिक आप वही चीज़ें लिखेंगे जो हैं कि भाई इसको ये बुलाते हैं यहाँ पे, ये साउथ वेस्ट मानसून है, यहाँ मैंगो शावर कहते हैं, तो वही आप डेटा या फिर जो निम्बस क्लाउड, स्ट्रेटस, फेदरी, बारिश वाले क्या कहते हैं उसको, बारिश वालों को रेनी। तो इस तरीके से आप अपना बनाना और मज़ा आ जाएगा। एक और, देखिए पेपर 1 इज़ द की, ये जो मेरी लर्निंग्स है वो ये है कि पेपर 1 इज़ द की। अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहिए तो आप पेपर 2 में इतना श्योर नहीं हो सकते हो कितने मार्क्स आपको आएंगे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर और आपने कितना लिखा है, कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, ये वेरिएबल है। इंटरव्यू में मार्क्स आपके वेरिएबल हैं, बोर्ड आपको कौन सा मिला, आपने रिस्पॉन्स कैसे दिए, क्वेश्चन कैसे पूछे। पेपर 1 एकदम स्टैटिक है, अगर ये क्वेश्चन सही है तो सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। तो ट्राई टू स्कोर एज मच एज यू कैन इन द पेपर 1 इटसेल्फ। दूसरा ये डाउट आ जाता है कि अच्छा अभी आपने भी इतने सारे सोर्स देख लिया होगा, तो ऐसा लग रहा होगा या तो कि यार बहुत इजी है, सिर्फ यही पढ़ना ही तो है, तो हाँ ये इजी है। दूसरा ये भी लग रहा होगा या तो कि यार इतना सब है, इतना सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक मध्यम मार्ग इसके बीच लाना है। ये देख करके ये मत सोचना कि ये बहुत ही ईजी है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने बड़े ही आराम से लिया CPF एग्ज़ाम को और उनका क्लियर नहीं हो पाया था। और ऐसा ही मत सोचना कि यार बहुत टफ है, इतना पढ़ना है, होगा नहीं, होगा, बस आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। यहाँ पे मैं एंड लगा दूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है कि भाई ये तो निकाल ही लूँगा, और वैसा भी नहीं सोचना है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हो जाएगा। क्या सोर्सेस पढ़ने हैं वो हमारे सामने हैं, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, यही आपको पढ़ना है। बस आपको ये पूछना है क्या मैं पढ़ पाऊँगा, बस आपको अपने आप को पढ़वाना है यार इसको। अगर आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें थी। और इसका एक मैं आपको वो दिखा दूँगा, सब पैक वैक करके जिस दिन मैं रख रहा था सामान, तो एक वीडियो टाइप का मैंने वो बनाया था, क्या क्या बुक मैंने पढ़ी थी, तो एक व्लॉग टाइप का हो गया है वो, मैं अभी याद आ गया, मैं उसकी वीडियो डाल देता हूँ कल परसों, है ना, तो आप देख लेना कौन कौन सी बुक मेरे पास थी लाइव। तो सीक्रेट आपको पता ही है इसका, ये कोई सीक्रेट विक्रेट है नहीं, सिर्फ करना है, हो जाएगा, सिर्फ करना होता है। और कंटेंट आपके पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैनल हैं, तो लॉट ऑफ कंटेंट्स, एक ही चीज़ का यहाँ से भी वीडियो देख लो, यहाँ से वीडियो देख लो, यहाँ से वीडियो देख लो और बुक ना पढ़ो, तो ऐसा मत करना। जहाँ जहाँ ज़रूरत लगे वो वाली वीडियो देख लेना, लेकिन सब वीडियो मत देखना क्योंकि टाइम लगता है। PYQ और मॉक में आपको पता है कि PYQ ही लगाना है, PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉक
की कोई ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। मॉक की तब ज़रूरत आएगी जब आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया हो, और सब कुछ प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा नहीं आपने आधा किया मॉक लगा रहे हो, ऐसा मत करना यार। जीके के सब्जेक्ट में फालतू में मॉक मत लगाना। अगर कंप्लीट नहीं किया है तो इंग्लिश में लगा लेना, मतलब अच्छा इंग्लिश तो अलग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। CDS CPF, और हाँ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CDS यूट्यूब से हो जाएगा, CPF यूट्यूब से हो जाएगा। ये बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ आपको बुक्स तक आना होगा। जहाँ आपको ज़रूरत लगे वहाँ आप यूट्यूब की हेल्प ले लेना, बुक्स तक आना होगा आपको। और मैं आपको 2 लोगों की कहो तो कहानी बता दूँ। एक मेरा दोस्त है, शायद ये वीडियो देख रहा हो तो सॉरी यार, मुझे पब्लिक को बताना होगा, क्योंकि ताकि वो गलतियाँ ना करे। हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तो CDS तो हो जा रहा था, CDS उसका भी हो जा रहा था। तो उसने कहा कि अच्छा, फिर हम लोगों ने CPF सोचा। तो उसने कहा नहीं यार CPF नहीं करूँगा, मैं करूँगा सिविल सर्विसेज, क्योंकि अगर मैं सिविल सर्विसेज करूँगा तो CPF ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मैंने कहा ये भी बात सही है। तो उसने कहा CPF बड़ा हल्का एग्ज़ाम है यार, CDS जैसा है, इसको चुटकी में निकाल लिया जाएगा, तो क्यों CPF 1 साल बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज करना नहीं है। तो मैं CPF प्रिपेयर किया 1 साल, और मेरे दोस्त ने प्रिपेयर किया सिविल सर्विसेज 1 साल। तो उसका ये तो खैर हुआ नहीं, और ये भी नहीं हो पाया। फिर अगले साल उसने कहा कि नहीं यार गलत हो गई स्ट्रेटजी, सिविल सर्विसेज अभी नहीं, CPF ही करते हैं। तो उसने अगले साल फिर से CPF किया, और इस बार भी नहीं हुआ। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको एफर्ट्स देने होंगे, बस यही बता रहा हूँ। बाकी आप इस कहानी से जो भी सीख सकते हैं वो सीख लीजिए, कि डेडिकेटली इस एग्ज़ाम के पीछे आप लग जाएंगे, और लगना ही पड़ेगा। एक और स्टोरी, इस मेरे दोस्त ने 21 में दिया, इसका नहीं हुआ, मतलब इसका हो जाना चाहिए था। तो उसने बताया कि अरे यार मैंने पेपर 2 को लाइटली ले लिया, नहीं हुआ। तो उसने क्या आइडेंटिफाई किया, अब जैसे आइडेंटिफाई तो करना पड़ता है ना, जो अगर रिपीटर हैं तो वो ये देखें कि भाई ये क्यों नहीं हो पाया, कहाँ कमी रह गई, वहीं तो आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो उसने कहा कि यार पेपर 1 ठीक था, पेपर 2 मैंने थोड़ा लाइटली ले लिया। तो इसने फिर से अगला प्रिपेयर किया, और इस बार भी नहीं हुआ। तो उसने कहा अबे यार इस बार मैंने पेपर 2 अच्छे से किया, पेपर 1 को लाइटली ले लिया। उसे लगा पेपर 2 वीक है, तो पेपर 2 खूब प्रैक्टिस किया, रोज़ एक ऐसे लिख रहा है, आर्गूमेंट लिख रहा है, खूब लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा खूब लिख रहा है। पेपर 2 एकदम परफेक्ट कर लिया, पेपर 1 में लटक गया। फिर इस बार इसका हो जाएगा, वैसे इस बार अच्छा किया है। इस कहानी से हमें क्या समझ आता है, इस कहानी से हमें समझ आता है कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। इक्विलिब्रियम, ये नहीं कि पेपर 1 आपने प्रिपेयर ही नहीं किया, रोज़ ऐसे लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हो ऐसे, पेपर 2 वाली कॉपी चेक होगी जब तक पेपर 1 क्लियर नहीं होगा। या फिर आप पेपर 1 ही खूब पढ़े जा रहे हैं, पेपर 2 आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वहाँ पहुँचे देखे कि यार इसमें लिखूँ क्या, ना मेरे पास स्पीड है, ना मेरे पास टाइम है, ना मुझे आता है कंटेंट। तो आपको एक बैलेंस बना के रखना है, और ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल पे। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आपको पता है कि यहाँ थोड़ा सा काम कम करूँगा चल जाएगा। अगर आपको पता है कि हाँ मेरे को कंटेंट है, लिख लेता हूँ, बस थोड़ी स्पीड के लिए लास्ट में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लूँगा, और कंटेंट प्रिपेयर करते चलता हूँ, और बाद में मॉक वॉक दे देंगे फुल लेंथ, ताकि हम प्रैक्टिस में देख सकें 3 घंटे में कुछ छूट तो नहीं रहा है, स्पीड बन जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे इंडिविजुअल है जिसको पता है कि यार अभी मेरे पास कंटेंट की कमी है, अभी मैं इंग्लिश मैंने इतना लिखा नहीं है, मैं कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर पाता हूँ ठीक से, तो आप थोड़ा बहुत हफ्ते में 1 ऐसे लिखना चालू अभी से कर दें, ताकि आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो ये अपने अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो ये सारी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू मी ऐसा था, ये कहानी है, यही सोर्सेस है, आपने पहले भी कई चैनल से देखा होगा, आपको यही करना है, पढ़ना है। और इन केस आपको इसकी PDF चाहिए जिसमें प्लेलिस्ट वगैरह है, तो ये अभी एक्टिव नहीं है, आप टेलीग्राम से इसकी PDF ले सकते हैं। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।